Hello guys, so we'll talk about enzymes for today, and I'll try that I will cover all the topics, all the important topics of regarding enzymes in this single video. So let's talk about history. One of the scientists, that was Louis Pasteur, that found the microbes responsible for fermentation process. And what is fermentation? Fermentation जब आप घर में आटा रखते हो, ठीक है, और उसका जो डो होता है 1-2 दिन वैसे ही रखोगे, अगर बाहर रखोगे तो गर्मियों के टाइम पे रखोगे तो 1-2 दिन में क्या हो जाता है, उसमें पोर आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, फूलना स्टार्ट हो जाता है, एंड आफ्टर दैट स्वीट स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फर्मेंटेशन। ओके, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, एंड ये यीस्ट की वजह से होता है, ठीक है। यीस्ट एक फंगस है जो उसको करता है। ओके, बट लुइस पास्टर was not knowing that name, so that's why he gave them name ferments, ठीक है। फर्मेंट्स उसने बोल दिया कि ये फर्मेंट्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो क्या कर रहे हैं, फर्मेंटेशन करवा रहे हैं। बट आफ्टर दैट एडवर्ड वेंचर वाज केम एंड ही फाउंड दैट वन ऑफ द एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फर्मेंटेशन, दैट देन ही गेव देन एंजाइम नेम्स जाइमेज। ओके, कहाँ था ये? यीस्ट में था। आफ्टर दैट द कोहने दिस इज इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट, he gave the term enzymes. Okay, the study of enzyme is called as enzymology. And one another thing is what Berzelius is the first to suggest about the existence of the enzyme. It is also important point. ठीक है। Then one of the term that enzymes are mostly protein, but not all the protein are the enzymes. But all the proteins are the enzyme, but not all the enzymes are the protein. Very important. What? All the proteins are the enzymes, but not all the enzymes are the protein. We'll see afterward कि क्या होता है, क्यों नहीं होते हैं सारे एंजाइम्स प्रोटीन, ठीक है। सो आपके कुछ जो एंजाइम्स होते हैं वो नॉन प्रोटीनियस भी होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन प्रोटीनियस, मतलब उसमें प्रोटीन कंटेंट नहीं पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं राइबोजाइम्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो वहीं से ही पूछे जाते हैं जहाँ पे क्या होता है, डाउट होता है, ठीक है। सो राइबोजाइम्स, राइबोन्यूक्लियस पी एंड आपका पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, दीज 3 एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीनेशियस, ठीक है। ये प्रोटीनेशियस एंजाइम नहीं है, ये नॉन प्रोटीनेशियस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देन आफ्टर दैट विल कम टू प्रॉपर्टीज एंजाइम्स। अब एंजाइम्स करते क्या हैं? एंजाइम्स का काम क्या है? इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर मैं बात करूँ सिंपल भाषा में कि अगर आपने यहाँ, आप जिस भी जगह पे रहते हो वहाँ से आपने 2 किलोमीटर आगे जाना है, सो आपको क्या चाहिए? अगर पैदल चल रहे हो तो टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग है, ओके, और अगर आप किसी व्हीकल पे जा रहे हो तो टाइम जल्दी से हो रहा है, मतलब आप एकदम से पहुँच जाओगे वहाँ पे, ठीक है। सो एंजाइम यही काम करते हैं। एंजाइम एक कैटलिस्ट और बायो कैटलिस्ट भी हम इसको बोलते हैं। ये क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, ठीक है, फटाफट काम करने में हेल्प करते हैं। देन सेकेंड पॉइंट इज लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, इसके बारे में मैं बताती हूँ। एंड उसके बाद क्या होता है, जो इक्विलिब्रियम होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। इसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ कि क्या मैं बात कर रही हूँ। अब ये ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में क्या है, ये अभी क्या है, इस टाइम पे ये वाला ग्राफ है ऊपर वाला, इस टाइम पे अभी आपका एंजाइम नहीं आया है, ये जस्ट सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है। क्या बना हुआ है? सबस्ट्रेट टू आपका प्रोडक्ट बना हुआ है। तो इसमें ये वाली पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट होती है और यही आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं सबस्ट्रेट और एंजाइम को मिलाती हूं तो फिर जो ग्राफ बनता है वो थोड़ा सा नीचे को बनता है। क्यों? यहाँ पे जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम लग रही है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला कि जो एंजाइम है वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं किसी भी काम को फास्ट करने के लिए। अब सबस्ट्रेट अकेला है, ठीक है, अगर अकेला है तो उसको ज़्यादा रास्ता कवर करना पड़ेगा। अगर एंजाइम आ जाएगा तो उसको हेल्प करेगा, वो एक व्हीकल की तरह काम करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन को फटाफट कराएगा। तो यही इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा आपका, मतलब जो एंजाइम है वो आपका एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, ये है इसका मतलब, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है आपका, एक क्वेश्चन क्या है, एक और करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन ये हमने बता दिया, ओके। मोस्ट ऑफ आर द प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, ये भी मैंने आपको बता दिया। एंड वन मोर थिंग इज हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी। ऐसा नहीं है कि एंजाइम किसी के भी साथ मैच कर जाएगा, ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है जिसके साथ ये बाइंड करेगा, ओके। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ कम टू द एक्टिवेशन एनर्जी। क्या हो गया? आप द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। तो मैंने आपको बता दिया कि सबस्ट्रेट से जब प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है, तो ये वाली एनर्जी क्या है? आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। ज़्यादा ग्राफ बन रहा है ना, ऊंचा बन रहा है ग्राफ, अगर मैं एंजाइम को मिला दूँ साथ में तो ये फटाफट काम हो जा रहा है। तो ये है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, ओके।
देन वन मोर थिंग इज टर्न ओवर नंबर। टर्न ओवर नंबर क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि इसका टर्न ओवर ज़्यादा नहीं है, अच्छा नहीं है। टर्न ओवर नंबर एक्चुअली क्या होता है कि सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है विद इन सेकेंड, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टर्न ओवर नंबर। क्या बोलते हैं, टर्न ओवर नंबर बोलते हैं, ठीक है। मान लो कि अगर मैं एक एंजाइम का एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, जो आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, इंपॉर्टेंट एंजाइम है बेटे। ये आपका कहाँ पे पाया जाता है, ये आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, वहाँ पे पाया जाता है। एंड इट विल कन्वर्ट द कार्बन एंड वाटर इनटू द बाइकार्बोनेट्स, इसमें कन्वर्ट कर देता है। अब इन्होंने जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या है कि अगर एंजाइम का यूज़ नहीं करती हूँ, इसके बारे में स्टडी करी गई है, तो अगर हमने एंजाइम नहीं यूज़ किया तो ये क्या करता है, 1 घंटे में सिर्फ 200 ml टर्न ओवर देता है। जबकि जब हम एंजाइम यूज़ करते हैं तो विद इन सेकेंड ये 6 लाख से भी ज़्यादा आपका टर्नओवर नंबर देता है। सो दिस इज़ अबाउट आपका क्या, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है, जस्ट एग्जांपल कि आपका एंजाइम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज कर देता है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। देखो एक्सो क्या होता है, बाहर, ठीक है, एक्सो क्या होता है, बाहर, मतलब रिलीज, ओके, बस ये याद रखना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब होंगे तब आपकी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और ये जो होता है जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है वो स्पॉन्टेनियस, मतलब लगातार चलने वाली प्रोसेस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड जब भी हम इसकी हीट को काउंट करते हैं तो हमेशा हमें नेगेटिव वाले, बस ये 3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सोथर्मिक है उसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, और डिनोट करते हैं हम नेगेटिव से, ठीक है। एंड सेकंड वन इज व्हाट, एंडो मतलब कि चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। सो एंडो मतलब नीड एनर्जी। तो ऐसे जो आपके ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, उनको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक। और ये नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, मतलब लगातार नहीं होते हैं, ठीक है, एक के बाद ऐसे नहीं होगा, ठीक है, रुक के होंगे या फिर वापस भी आना पड़ेगा, इस तरह से होता है। और इसको हम डिनोट करते हैं हमेशा पॉजिटिव से, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जी, ठीक है, समझ गए। तो आपका एंडोथर्मिक है तो आपका जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, या हीट क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएगी। नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे, इसमें नीड एनर्जी, है ना। ये था आपका किसके बारे में, आपका रिएक्शंस के बारे में। अब हम करते हैं बात, 2 हाइपोथेसिस थी आपकी एंजाइम के, जो 2 मॉडल दिए गए थे। एक था आपका लॉक एंड की एंजाइम मॉडल और एक था इंड्यूस्ड फिट एंजाइम, ठीक है। लॉक एंड की मैं ऊपर से बता देती हूँ कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस मेन पॉइंट जो मैं बताऊंगी बस आपने वही याद रखने हैं। जो एमिल फिशर थे, ये इंपॉर्टेंट है कि किसने दिया था लॉक एंड की, किसने दिया था, एमिल फिशर, बस फिश से याद रखना, ठीक है, फिश से याद रखना आपने, लॉक एंड की फिश से याद रखना, ठीक है। एमिल फिशर ने दिया था। और इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म आपका डेनियल कोहलैंड ने दिया था, बस कैशलैंड रखना, ठीक है, फिशर कैशलैंड ऐसे याद रखोगे तो आपको दोनों ही याद रहेंगे, ठीक है। फिर जो इसमें क्या बोला था, जो लॉक एंड की एंजाइम बोला था, लॉक एंड की क्या होता है, हर एक स्पेसिफिक ताले की स्पेसिफिक चाबी होती है ना, वैसे ही यहाँ पे भी क्या बोला, इसने बोला, इस साइंटिस्ट ने बोला, किसने, एमिल फिशर ने बोला कि हर एक सबस्ट्रेट का अपना स्पेसिफिक एंजाइम होता है। मान लो कि ये मैंने बनाया क्या, सबस्ट्रेट, ये देखो ये क्या है आपका एंजाइम है, ठीक है, ये क्या है, एंजाइम है, ये आपका सबस्ट्रेट है, ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि पर्टिकुलर एंजाइम में पर्टिकुलर साइट्स होती हैं, ठीक है, जो क्या होती हैं, रिजिड होती हैं, ठीक है। एक्टिव साइट किसको बोला जाता है, देखो बेटा यहाँ पे लिखा है एक्टिव साइट जहाँ पे आपका कोई भी सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा। तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि जो एक्टिव साइट है वो रिजिड होती है। रिजिड माने कि ये इसका एक स्पेसिफिक जो भी सबस्ट्रेट होगा उसका स्पेसिफिक शेप होगा जिसमें ये आके फिट हो जाएगा और तब रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अदरवाइज रेट ऑफ रिएक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। सो यही लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्टिव रेट ऑफ एंजाइम इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट, ठीक है। डिपेंड किसके ऊपर करेगा, सबस्ट्रेट के ऊपर, ठीक है। अगर वो सही होगा, उसकी शेप सही होगी, तब वो चिपक जाएगा और उसके बाद सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगी, और अगर नहीं हुआ तो नहीं होगी। बट जो इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म बोलता है वो थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। वो क्या बोलता है कि जैसे ही सबस्ट्रेट आता है तो जो आपका एंजाइम है वो अपनी कन्फर्मेशन चेंज कर देता है। क्या कर देता है, कन्फर्मेशन चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, ओके। सो ये फ्लेक्सिबल होते हैं। सो जो अब एक क्वेश्चन एक और आता है कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो मॉडल था वो कौन सा था, वो यही वाला था। कौन सा वाला, इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म, जो किसने दिया था, कैशलैंड ने। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये बोल रहा है कि जो एक्टिव साइट है आपकी, मान लो कि ये मेरा क्या है, ये मेरा आपका एंजाइम है। ये जो एक्टिव साइट है इसमें 2 साइट्स होती हैं, ठीक है। कौन सी साइट्स होती हैं, जैसे ऐसे समझा रही हूँ, 2 साइट होती हैं, ठीक है। एक होती है आपकी कैटालिटिक साइट, कौन सी होती है, कैटालिटिक साइट, जहाँ पे आपका क्या बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट, और एक
एक होती है आपकी रेगुलेटरी, इसको बेटरिंग भी बोलते हैं, इसको रेगुलेटरी साइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी साइट। रेगुलेटरी साइट पे आपका कोई भी एलोस्टेरिक एंजाइम आके बाइंड कर सकता है। तो इसमें अब देखो यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होगा ना, तो यहाँ पे जो बाइंड होगा वो अगर जो भी यहाँ पे बाइंड होगा वो इसकी सिंथेसिस को, मतलब सबस्ट्रेट को यहाँ पे जुड़ने से बंद भी कर सकता है, रोक भी सकता है, और या फिर वो उसकी स्टेबिलिटी को और ज़्यादा इंक्रीज भी कर सकता है। मतलब तो जो रेगुलेटरी साइट है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इनहिबिशन के लिए और आपके क्या बोल सकते हैं उसको, कि किसी प्रोसेस को होने के लिए। ठीक है, देन आफ्टर दैट अब कुछ फैक्टर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, हमेशा ही बना है, इस बार भी बनेगा। ठीक है, ये जो एंजाइम टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ सबके ही लिए, जितने भी साइंस के बच्चे हैं, बायोलॉजी के बच्चे हैं, ठीक है, उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं इसमें, और कुछ भी नहीं है। अब क्या एक जो टर्म आई है, फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टेम्परेचर देखेंगे, हम देखेंगे पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है एंजाइम की एक्टिविटी पे, फिर उसके बाद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट करता है, वन बाय वन हम समझेंगे। और इसके ग्राफ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, कहाँ से आता है? इसके ग्राफ से क्वेश्चन आता है, तो वो भी मैं आपको समझाती हूँ। ये क्या से होते हैं? थर्मोलेबाइल। अब थर्मोलेबाइल का मतलब होता है कि ज़्यादा ही टेम्परेचर दे दिया तो ये बेचारे टूट जाएंगे, और बहुत ही कम हो गया टेम्परेचर तो ये अपनी एक्टिविटी नहीं करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि ये जो एंजाइम्स होते हैं इनका कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जहाँ पे ये अपना काम करते हैं, अदरवाइज अगर ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया तो टूट जाएंगे, और अगर कम दे दिया तो अपनी एक्टिविटी को नहीं करेंगे। सो यहाँ पे जो स्टडी करी गई है उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमम टेम्परेचर जो एनिमल्स के लिए होता है, एनिमल एंजाइम जो होता है, एनिमल्स में जो एंजाइम होते हैं वो होता है 25 to 40 डिग्री सेल्सियस, एंड फॉर द प्लांट्स इट इज़ 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। और वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एक प्रोसेस होती है पीसीआर, दैट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जहाँ पे हम डीएनए की कॉपीज़ बनाते हैं, तो वहाँ पे आपका एक पॉलीमरेज यूज़ होता है, दैट इज़ टैग पॉलीमरेज, जिसको हमने किससे लिया गया था? तो उसको थर्मो एक्वेटिकस जो आपका होता है बैक्टीरिया, जो आपका थर्मो एक्वेटिकस जो स्पीसीज होती है वहाँ से ये लिया गया था। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 72 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 72 डिग्री सेल्सियस। तो ये कैसे होते हैं? आपके ज़्यादा टेम्परेचर पे स्टेबल होने वाले। ठीक है, थर्मो, क्या नाम है इसका? थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, ये याद रखना। ओके, फिर उसके बाद अब करते हैं कि जो आपका टेम्परेचर है ना उसका शेप, इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना कि इस साइड पे जो आपका क्या होता है, इस साइड पे जो आपका डिपेंडेंट वाला होता है ना, डिपेंडेंट कि किसके ऊपर डिपेंड है वो वाला लिखा जाता है, और इसके ऊपर यहाँ पे जो लिखा जाता है वो होता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, वो वाली चीज़ें लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर है और एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, टेम्परेचर का एंजाइम एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि कौन सी शेप का आपका टेम्परेचर का बनता है, या फिर ऐसे ही 3-4 ग्राफ दिखा देंगे, आपको पता होना चाहिए। तो हमेशा बेल शेप का टेम्परेचर की क्या बनता है? बेल शेप का। कैसे? देखो, यहाँ से आपका एंजाइम सबस्ट्रेट जुड़ा। ठीक है, अब एक टाइम पे आके क्या हो गया, एक टाइम पे आके एक्टिविटी उसने पूरी शो कर दी अपनी, है ना, पूरा यहाँ पे इस लेवल पे क्या हो जाएगा, आपका जो एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स होगा ना, बनेगा ना, वो सबसे ज़्यादा बनेगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे आके ख़त्म भी हो जाता है। ठीक है, ख़त्म मतलब टूट भी जाता है। ठीक है, तो उसकी स्पेसिफिसिटी लो भी हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पर मैंने तभी तो बताया कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है सबके लिए। ज़्यादा नीचे है तो भी वो क्या करेगा? काम नहीं करेगा। अगर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो भी वो काम नहीं करेगा। इसीलिए ये कैसी होती है? बेल शेप इसकी होती है। अब उसके बाद पीएच भी इंपॉर्टेंट है आपका। कुछ एंजाइम्स हैं जिसके पीएच मैंने लिखे हुए हैं। पेप्सिन का जो होता है वो 2 होता है, अल्फा अमाइलेज का जो होता है आपका वो 6.8 होता है, ट्रिप्सिन का आपका 7.5 पीएच होता है। ठीक है, और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो ये क्वेश्चन है कि जो आपके जो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स होते हैं, मतलब जो हमारी सेल के अंदर, है ना, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, साइटोप्लाज्म हो गया, तो वहाँ पे जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनका सबका ही पीएच कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। ठीक है, और पीएच का भी आपका कैसा होता है? इस तरह से आपका क्या होता है? कर्व होता है ये भी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से भी आता है आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका पहले आपको याद रखना है कि इसका जो आपका कर्व बनता है वो हाइपरबोला होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब कुछ टर्म्स देखते हैं यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको पता होना ज़रूरी है। ये वी मैक्स एक होता है। ठीक है, अब देखो
मैं क्या कर रही हूँ, एंजाइम का सब्सट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाए जा रही हूँ, पर एक टाइम पे ऐसा है, अब देखो एंजाइम है ना, एंजाइम के साथ पास मैंने क्या बोला, एक्टिव साइट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो ये एंजाइम है, ठीक है, और इसके पास ये आपकी एक एक्टिव साइट है, एक दूसरी है, एक तीसरी है, एक चौथी है, ओके। और यहाँ पे मैंने ले लिए कितने, यहाँ पे ले लिए मैंने 7 सब्सट्रेट, कितने ले लिए, 7 सब्सट्रेट ले लिए, और एक्टिव साइट कितनी है, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5, ठीक है। अब जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये जो 5 हैं आपके सबस्ट्रेट यही तो जुड़ेंगे ना, बाकी तो नहीं जुड़ पाएंगे, बाकी क्या हो जाएंगे, वही रहेंगे या रिमूव हो जाएंगे, जो भी होना होगा, पर जितनी एक्टिव साइट है उतने ही सबस्ट्रेट जुड़ेंगे। ये होती है वी मैक्सिमम, क्या होती है, इसको बोलते हैं वी मैक्स, ठीक है। वैक्स मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी है इस टाइम पे एंजाइम की कि वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो सके, समझ गया। देखो यही है ना, ऑल एक्टिव साइट फिल्ड, नो मोर सबस्ट्रेट कैन बाइंड एक्टिवली, ठीक है, ये होता है आपका वी मैक्स। और के एम वैल्यू एक और आता है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स मेलिक्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये कैसा होता है आपका, बस इसको आधा कर दो, वी मैक्स को आधा कर दो, इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका एंजाइम है वो सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा हाफ वेलोसिटी पे, ठीक है। मतलब देखो व्हेन एंजाइम वेलोसिटी इज हाफ फ्रॉम देयर एक्चुअल वेलोसिटी, यही होता है आपको, इसको बोलते हैं के एम वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बताऊँ तो वो ये वी मैक्स हो गया, अगर मैं इसकी हाफ से यहाँ से कर्व बनाती हूँ तो ये आपका वी मैक्स बाई 2, दैट मीन्स योर के एम वैल्यू हो गया। इसको मैकेनिकस मेंटन वो कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो उसके बाद आती है आपकी इक्वेशन के बारे में मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है, जस्ट एक इक्वेशन शो कर दी गई है, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो आपका बेसिकली जो आपका ये इक्वेशन से जो क्वेश्चन आता है ग्राफ से आता है, हाई लेवल हायर जो एजुकेशन करते हैं जैसे नेट वगैरह की तैयारी करते हैं वहाँ से आता है, बट जो बायोलॉजी जो KVS के लेवल का है या फिर बोल सकते हो नीट के लेवल का है, तो वहाँ पे इनहिबिशन पूछा जाता है, बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। सो अब देखो इनहिबिशन है ना, इनहिबिटर, मैंने क्या बोला था कि इनहिबिटर के बारे में पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हमेशा ही बना है और बनेगा ही, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एंजाइम्स का, ये और क्लासिफिकेशन। सो इनहिबिटर क्या होते हैं, इनहिबिटर आपके 3 टाइप के, वैसे तो 4 टाइप के होते हैं, बट जो अगर कंपेरेटिव हैं वो आपके 3 टाइप के हैं, आपके कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव। कौन कौन से हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव। अच्छा, कॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन करने वाले, इसमें कुछ नहीं होता, जो आपका इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट के जैसे ही दिखता है, ठीक है, उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कैसी होती है, वो बाइंडिंग प्रॉपर्टी कैसी होती है, सेम टू सेम सबस्ट्रेट की तरह, ठीक है, मतलब वैसे क्लोनिंग होती है ना, जैसे जुड़वा भाई बहन होते हैं, बस उस तरह से, बस बिहेवियर उनका अलग होगा, बाकी जो उनका स्ट्रक्चर है सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से ग्राफ से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि इसमें क्या हो जाता है आपका, देखो मैंने क्या बोला, एंजाइम जो इनहिबिटर है वो सेम टू सेम सबस्ट्रेट की तरह दिखेगा। एक एग्जांपल दिखाती हूँ आपको, मैनिटॉल एक आपकी पॉइजनिंग होती है, मेथनॉल पॉइजनिंग, मेथनॉल पॉइजनिंग में क्या हो जाता है, अब देखो जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो कभी कभी आपने सुना होगा मिथेनॉल पॉइजनिंग होगी उसको, ठीक है, तो मतलब जहरीली शराब पिला दी, ठीक है। जहरीली शराब क्या है एक्चुअली, जो नॉर्मल जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं लोग, वो होता है आपका इथेनॉल, ठीक है, क्या होता है, इथेनॉल, जिसका फॉर्मूला है ये C2H5OH। बट जिसको बोलते हैं मिथेनॉल पॉइजनिंग, जिसको बोलते हैं जहरीली शराब, उसका फॉर्मूला होता है ये, मिथेनॉल होता है वो आपका CH3OH, ठीक है। अब देखो एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी में जिसका नाम है आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, क्या है उसका नाम, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, मतलब अल्कोहल को ब्रेक करने वाला एंजाइम, ठीक है, यही हो गया ना डिहाइड्रोजिनेज, ब्रेक करने वाला। अब इसमें क्या होता है, जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, नॉर्मल है ना, नॉर्मल इथेनॉल वाला कंज्यूम करते हैं, तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज उसको नॉर्मल कंपाउंड्स में ब्रेक कर देते हैं, वो आगे जाके मेटाबोलाइज हो जाते हैं। बट जब हम लेते हैं मिथेनॉल, मतलब जिसको बोलते हैं पॉइजन, है ना, जहरीली शराब अगर हम लेते हैं, तो क्या होता है, जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज होता है, अब देखो मैंने क्या बोला, इनहिबिटर सेम टू सेम दिख रहा है, सेम टू सेम दिख रहा है, बट काम क्या है, अलग है, तो क्या कर देता है वो आपका फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये हमारी बॉडी के लिए
टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मिथेनॉल पॉइजनिंग भी बोलते हैं। और ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये यहाँ पे क्या हो जाता है आपका जो वी मैक्स की वैल्यू है, वी मैक्स मैंने क्या बताया कि हायर वेलोसिटी जब आपका सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करता है, ठीक है। वी मैक्सिमम जो होता है इसका कांस्टेंट रहता है, बट जो आपकी के एम है, मतलब जो हाफ वेलोसिटी थी आपकी ये वाली, ये आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बस इतना सा याद रखना है कॉम्पिटिटिव में। देन आफ्टर दैट विल कम अबाउट विल टॉक अबाउट नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम। नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब अब यहाँ पे तो कोई लड़ाई नहीं चलेगी भाई, यहाँ पे बोल रहा है कोई लड़ाई नहीं चलेगी। यहाँ पे क्या होता है आपका एंजाइम की साइट और इनहिबिटर की बाइंडिंग की साइट कुछ और होती है, ठीक है। क्या होगा, सबस्ट्रेट पे जो एंजाइम है वहाँ पे सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की जो आपकी बाइंडिंग साइट होगी वो अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना, रेगुलेटरी साइट एंड कैटालिटिक साइट, बस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा आपका जो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट आएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, उसके बाद आपका इनहिबिटर उसके साथ बाउंड करेगा और अपनी एक्टिविटी और उसके जो सबस्ट्रेट से जो भी प्रोडक्शन होनी थी उसको रोक देगा, ठीक है। या फिर वो डायरेक्टली ही आपका किसके साथ, आपका अगर खाली एंजाइम है तो उसके साथ भी आपका इनहिबिटर आके जुड़ सकता है और आपका क्या कर सकता है, सबस्ट्रेट को काम नहीं करने देगा और उसको भी रोक देगा, ठीक है। सो तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ भी आपका इनहिबिटर जुड़ सकता है और खाली एंजाइम के साथ भी जुड़ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जो वी मैक्स की वैल्यू है, अब उसमें क्या थी, कांस्टेंट थी ना, कॉम्पिटिटिव में क्या थी, कांस्टेंट थी, कुछ नहीं हो रहा था। और यहाँ पे क्या हो जाती है, यहाँ पे वी मैक्स की वैल्यू कम हो जाती है, जबकि यहाँ पे जो के एम वैल्यू होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे जैसे हम क्या कर पा रहे थे, अच्छा यहाँ पे एक बात बताना भूल गई, जो आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है वहाँ पे क्या होता है आपका, अगर अब देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जैसे मैंने अल्कोहल का केस बताया आपने, अब कैसे हम उस बंदे को बचा सकते हैं जिसने वो पॉइजन वाली अल्कोहल कंज्यूम कर ली है, उसको नॉर्मल वाली अल्कोहल हम देते जाएंगे फिर, ठीक है। जैसे मान लो इथेनॉल है ना, नॉर्मल जो शराब होती है वो उसको हम पिलाते जाएंगे, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब जो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है वहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल जो अच्छा वाला जो सबस्ट्रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो इनहिबिटर है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विल कैन ओवरकम द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बट विल नॉट ओवरकम द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, क्योंकि इसके लिए क्या है, आपकी साइट है जो इनहिबिटर की वो अलग है, तो इसलिए हम कर ही नहीं पाएंगे। देन एक और है आपका अनकॉम्पिटिटिव। अब अनकॉम्पिटिटिव क्या हुआ, अनकॉम्पिटिटिव क्या होता है, इसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी बन जाएगा, एंजाइम से प्रोडक्ट भी बन जाएगा, बट जो आपका इनहिबिटर है वो आपका किसके साथ जुड़ जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ के बिल्कुल ही इसके काम को रोक देगा, ठीक है। तो ये सिर्फ आप अब देखो, जैसे नॉन कॉम्पिटिटिव था वो आपका सिंगल आपका एंजाइम से भी जुड़ पा रहा था और सिंगल आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से भी जुड़ पा रहा था, बट यहाँ पे क्या है आपका, ये सिर्फ आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से ही जुड़ पाता है। और ये क्या होता है, यहाँ पे अगर आपका जो अब वहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे थे कॉम्पिटिटिव में, तो क्या हो रहा था, हम ओवरकम कर पा रहे थे इनहिबिशन को, बट यहाँ पे उल्टा केस है, यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो आपका इनहिबिशन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो की एम और के एम वैल्यू और वीवैक्स वैल्यू होते हैं वो दोनों ही डिक्रीज होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। देन विल टॉक अबाउट एलोस्टेरिक इनहिबिशन। एलोस्टेरिक इनहिबिशन क्या होता है, अब इसको फीडबैक इनहिबिशन भी बोला जाता है, कि अपने ही एंजाइम का काम को या फिर रोकना, ठीक है, इसको बोलते हैं आपका एलोस्टेरिक इनहिबिशन। जो इसकी कर्व होती है वो सिग्मोइडल होती है। इसमें क्या होता है, व्हेन प्रोडक्ट इटसेल्फ रेगुलेटिंग इट्स ओन कंसंट्रेशन बाय स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटिंग द एंजाइम। समझ गए, मतलब कि ये मान लो ये मेरा एंजाइम है, ये मेरा सबस्ट्रेट है, ये बनाया इसने प्रोडक्ट ही आप अब क्या करेगा, या फिर एंजाइम की प्रोडक्शन करवाएगा या फिर इसकी प्रोडक्शन को रोक देगा, ठीक है। या फिर इसको क्या करेगा, देखो ना, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट ही क्या करेगा, वापस आके ये जो इसका पहला था एंजाइम था इसको क्या करेगा, या फिर इसकी जो काम को है होने देगा और ज़्यादा बढ़ा देगा, या फिर इसके काम को रोक देगा। ये इसका काम होता है, इसको बोलते हैं एलोस्टेटिक इनहिबिशन या एलोस्टेरिक एंजाइम्स में इनको बोला जाता है, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज जाइमोजन, ठीक है।
ज़ाइमोजन क्या होता है? ज़ाइमोजन ऐसे एंजाइम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, उन्हें हमें एक्टिव करना होता है, ठीक है, क्या करना होता है? एक्टिव करना होता है। ज़ाइमोजन कौन से होते हैं? ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं और जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है आपका पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन कहाँ होता है? हमारा स्टमक में। स्टमक में पैराइटल जो सेल होते हैं आपके, वो सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजन। ये इनएक्टिव फॉर्म होती है। जब ये हमारे हमारे पेट के अंदर जो आपका HCl होता है उसके साथ ये क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं पेप्सिन में। और पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन आपका प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने में काम कर आता है, ठीक है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में प्रोटीन को तोड़ने में काम आता है। वैसे ही फाइब्रिनोजन है, ये आपका कोलेटिक एंजाइम है। जब ये इसको किस में कन्वर्ट होता है? ये एक्टिव फॉर्म क्या है इसकी? फाइब्रिन। प्रोथ्रोम्बिन, ये भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? थ्रोम्बिन। तो ये एक्टिव फॉर्म है, ये आपकी नॉन एक्टिव फॉर्म है। वैसे ही आपका ट्रिप्सिनोजन है बेटे। ट्रिप्सिनोजन आपका फैट को मेटाबोलाइज करता है, ठीक है। तो ट्रिप्सिनोजन अगर कन्वर्ट होगा, आपका पैनक्रियाज में ये होता है, कन्वर्ट होगा तो ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ट्रिप्सिन जाके और चीज़ों को रेगुलेट करता है। जैसे काइमोट्रिप्सिनोजन है, उसको काइमोट्रिप्सिन में कर देगा। प्रोटीएज है, उसको इलास्टेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। वैसे ही कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, उसको कार्बोक्सीपेप्टाइज में, मतलब एक्टिव फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देगा। एक एंजाइम सबको ही क्या कर देगा? एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आता है आइसोजाइम, ठीक है। क्या आता है? आइसोजाइम। आइसोजाइम्स क्या होते हैं? आइसोजाइम्स ऐसे एंजाइम होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट तो डिफरेंट होता है बट फंक्शन सेम होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट, मतलब वेट उनका डिफरेंट है, ठीक है। जैसे काम, कोई भी काम कर रहा है किसी भी ऑफिस में, ठीक है ना। जैसे अगर कोई लेक्चर ले रहा है तो 2-3 लोग हैं और जो लेक्चर लेते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ठीक है। उनका काम क्या है? सेम काम क्या है? सिर्फ पढ़ाना, पर उनका वेट अपना अपना क्या होता है? अपना अपना वेट होता है। बस वैसे याद रख लेना कि आइसोजाइम, ठीक है। आइसोजाइम्स क्या होते हैं? जाइम मतलब एंजाइम, ठीक है। आइसो मतलब सेम। तो ऐसे एंजाइम जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेम है बट फंक्शन सेम है बट मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है। इसमें एक एंजाइम है जो इम्पोर्टेंट है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पे पाया जाता है वेट के अकॉर्डिंग। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक हैवी चेन होती है, एक लाइट चेन होती है। उसके बेस पे ही हमने क्या करना है इसको। अच्छा, लैक्टिक एसिड किसमें? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ है। किसमें? लैक्टिक एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ है। तो इसमें LD1 LD2 इस तरह से है। ये अभी जो LDH1 होता है, ठीक है, लाइट चेन एंड आपकी हैवी चेन, ये हमने याद रखना है, ठीक है। तो लाइट और हैवी चेन, इसमें दोनों में ये 1-1 होगी। और ये कहाँ पाया जाता है? आपका हार्ट एंड ब्रेन में। जो LDH2 है उसमें क्या होगी? जो लाइट चेन होगी वो 3 होगी और हैवी चेन सिर्फ 1 होगी। वो होता है आपका RBC से जो पहले होती है, रेटिकुलोसाइट, वहाँ पे होते हैं। देन LDH3 जो आपकी होती है, मतलब लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 3 जो आपका होता है, उसमें आपकी 2 लाइट चेन भी 2 होंगी और हैवी चेन भी 2 होंगी। वो आपका लंग्स में पाया जाता है। और वैसे ही आपका LDH4 वो किडनी में पाया जाता है। और LDH5 वो आपका लीवर एंड स्टाइरेटेड मसल जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, वो वाली मसल्स में पाया जाता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।